क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि स्पीड जब इंक्रीज हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन का आप बताएं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं और एरिया यहाँ का आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास है इसकी 20 और हाइट है 10, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर आ जाएगा इसका सी। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछा है पावर निकालनी है आपने, यूजफुल पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम डिवाइड करना है टाइम से। फोर्स आपके पास गिवन है बेटा 600 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम है 3 सेकेंड्स। सो 600 इंटू 4, 6 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 is 8, so 800 watts इसका आंसर आ गया। Some gas is trapped in a large syringe by a piston. The atmospheric pressure is 100 kilopascals. A pressure gauge indicates that the gas pressure is 200 kilopascals above atmospheric pressure. The piston moves outwards and the volume of the trapped gas doubles. The temperature remains constant. What is the new gas pressure? तो हमें दो pressure यहाँ पर बात हो रही है, so हम use कर रहे हैं P1 V1 is equal to P2 V2। इनिशियल जो प्रेशर है आपके पास वो है 300, क्योंकि उन्होंने कहा था 200 अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 300 हो गया। उस वक्त इसका जो भी वॉल्यूम है हम लिख रहे हैं V। बाद वाला प्रेशर हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डबल हो चुका है, तो वो क्या 2V। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। P इज इक्वल टू 150 किलो पैस्कल्स, विच इज ऑप्शन बी हमारे पास आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपसे पूछा है मोमेंट। मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इन डिस्टेंसेस में से L, D, S और H में से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस होगा जहाँ पर क्या कहते हैं 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फोर्स की लाइन से अगर आप देखते हैं, फोर्स की लाइन से पिवट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। बाकी S भी बड़ा डिस्टेंस है, L भी बड़ा डिस्टेंस है, H भी बड़ा डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट इज D, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बन गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी होती है बेटा यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल एनर्जी इनपुट। तो यूजफुल आउटपुट, टोटल एनर्जी इनपुट तो उन्होंने दिया हुआ है 60, ये 45 किलो जूल्स वेस्ट हो गई है, तो 60 में से 45 वेस्ट हुई है। हमें पता है ना कि इनपुट होता है आउटपुट प्लस वेस्टेड, तो आउटपुट हो जाएगा इनपुट माइनस वेस्टेड। इनपुट हमारे पास है 60 में से 45 निकल गया, तो इसका मतलब है 15 अपॉन 60 इज 25%, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 वो पूछ रहे हैं स्टेट द साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। तो अगर 950 न्यूटन इसका वेट है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो जो अपवर्ड फोर्स है ना वो भी 950 न्यूटन ही होगी, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। सो 950 न्यूटन की हो गई रेजिस्टिव फोर्स, और डायरेक्शन जैसे कि हमें पता है कि वेट अगर डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स एक्ट करेगी, रिएक्शन फोर्स है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपवर्ड्स इसकी डायरेक्शन है। एट अ सर्टेन हाइट the wind starts to blow and the parachutist moves horizontally at a velocity of 4.5 meters per second। ये इसकी horizontal velocity आ गई है 4.5, ठीक है। एंड देन आपसे इनिशियल जो उन्होंने वेलोसिटी दी हुई थी कांस्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल 6.5 है। वेक्टर ड्राइंग बनाने से पहले हम सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करते हैं, तो स्केल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले हॉरिजॉन्टल बनाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल वरना वर्टिकल। तो लेट्स से अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी विच इज़
6.5, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ये बनाएंगे। देन सेकेंड वेक्टर जो है वो फर्स्ट वाले के हेड से बनता है, ये हो गया आपके पास 4.5 मीटर्स पर सेकेंड, और रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये आपके पास रिजल्टेंट है, ये आपने निकालना है। अब हम क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्केल ड्राइंग की है तो स्केल कन्वर्ट लेंथ लेकर कि एक्स की लेंथ कितनी आ रही है उसको अकॉर्डिंग टू स्केल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर। तो एक्स की जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर अभी हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, 4.5 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर से 4.5 स्क्वायर ये हो गया 20.25 प्लस 6.5 स्क्वायर 42.25 42.25 और इनको ऐड करके इनका रूट लेना है। 62.5 का रूट 7.90, एक्स आ रहा है बस 7.9, तो एक्स की वैल्यू 7.9 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देन पार्ट बी हो गया, साइज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास आई है 7.9 मीटर पर सेकंड, यूनिट लिखना ज़रूरी है, और स्केल हमने लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक व्हेन इट इज फुल। तो combined mass of the tractor and the tank is 4,100 kilogram when the tank is empty is and 6,500 when the tank is full of water। तो अगर हम 6,500 में से माइनस कर देते हैं 4,100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6,500 माइनस 4,100 से आई थिंक 2400 आएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 2400, 2400। अब 2400 जो किलोग्राम है ना, ये एक्चुअली मास ऑफ वाटर है, क्योंकि ये एम्प्टी जो है आपके पास ट्रैक्टर है और ये विद वाटर है, तो इसका मतलब है पानी ऐड होने से जो इसमें चेंज आया ना वो 2400 किलोग्राम का चेंज आया है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लें तो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आपके पास है 2400 किलोग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन्होंने दी है 1000, इससे आपके पास वॉल्यूम आ रहा है 2.4 मीटर क्यूब। ठीक है, सो 2.4 meter cube is the volume. At the start of the journey, the tractor and tank accelerate from rest along a straight horizontal road. As their speed increases, one form of energy is decreasing. State the name of the form of energy that is decreasing. Accelerate from rest, तो बेटा of course ट्रैक्टर एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रैक्टर की जो एनर्जी कम हो रही है वो पेट्रोल बर्न होने की वजह से कम हो रही है। सो इट इज़ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कम होती जा रही है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी। आपको पता है एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा कन्वर्ट होती है। तो अगर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो कोई और एनर्जी बढ़ रही होगी, और क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक्सेलरेट स्ट्रेट रोड, तो इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी because of increase in speed
एंड हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी पी ई का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और इसमें एम आपको कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर, सही है, एज इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सप्लाई टू द विलेज। तो मास ऑफ वाटर कितना निकाला था 2400 इंटू जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 10 मल्टीप्लाइड बाय एच 850। सो 2400 multiplied by 2400 multiplied by 10 multiplied by 850, इससे आपका आंसर आ रहा है 204,000,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2.04 एक्सपोनेंट 7 जूल्स, ठीक है। हमने इसको डेसिमल प्लेस को पीछे लेके गए हैं, आप काउंट कर सकते हैं कितना पीछे गए, 7 डिजिट्स पीछे लेके गए डेसिमल को, इसलिए 2.04 एक्सपोनेंट 7 आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट विच टू ऑफ दीज पॉइंट्स आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेटा पॉइंट पी के ऊपर तो वैक्यूम है ना, यहाँ पे तो एयर है ही नहीं, तो पॉइंट पी तो इस पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, इस पर प्रेशर है ही नहीं, जीरो प्रेशर है। तो ये क्यू और आर ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, सी लेवल, सही है, लेवल ऑफ द लिक्विड, क्यू एंड आर। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ द मर्करी, लेंथ दी हुई है आपको, डेंसिटी दी हुई है और प्रेशर पूछा है। तो बेटा आपको पता है ना प्रेशर का वो फॉर्मूला जिसमें डेंसिटी भी आती है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो की वैल्यू है 13,600, जी की वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई, ये रही जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई यहाँ पर 10 न्यूटन पर केजी, और अगर ना दी हो तो फिर आप 9.81 यूज़ करेंगे, 0.76। तो 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.76, इससे हमारा आंसर आ रहा है 103,360, 103,360। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.03 एक्सपोनेंट 5, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ द मर्करी इन द apparatus इज रिप्लेस्ड विद वाटर। बेटा मर्करी की डेंसिटी उन्होंने दी है 13,600 और पानी की डेंसिटी होती है 1000। डेंसिटी इसी फॉर्मूला में मैं डेंसिटी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन जी एच। तो बेटा डेंसिटी का एच के साथ इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी कम कर रहा हूँ तो एच बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो लेंथ थी 0.76, ये लेंथ, ये जो हाइट है मरकरी कॉलम की, ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वाटर इज लेस dense, hence the column length will increase, बढ़ जाएगी क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर तो उतना ही है, तो जब डेंसिटी कम करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उसी को इक्वल करने के लिए। यूजिंग द स्केल ऑन फिगर 9.1 डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ये ग्रीन लाइन है। और अगर हम यहाँ से देखें, एक ये और ये जो लाइंस हैं, इनकी लेंथ हमें दी हुई है, कैसे, ये देखें अगर बॉक्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 50 किलोमीटर्स इसकी बेस हो गई, क्योंकि आपको एक 5 किलोमीटर्स की दी हुई है। और इसी तरह से ये जो साइड है ऑपोजिट साइड, ये 3 बॉक्सेस हैं, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं ये निकाल सकता हूँ साइड, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूँ। कैसे बताऊँगा, आपको पता है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? वो होता है 2500 प्लस 5 का 15 का स्क्वायर, ये हो गया 225। और इसका हमने करना है रूट, तो ये हो गया 52। एक्स की वैल्यू आ रही है रूट करने के बाद x इज इक्वल टू 52, और यूनिट किलोमीटर था इसलिए हमने भी किलोमीटर ही लिखना है। तो वो जो बोल रहे हैं साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया 52 किलोमीटर। ऊपर हमने वर्किंग शो की हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ शो करें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये एंगल निकालना है थीटा। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है आप उससे भी निकाल सकते हैं कि अगर आप ओपोजिट और एडजेसेंट साइड यूज़ करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन, अगर ये यूज़ कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम यूज़ करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 52, और जो आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स कर लेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 52 होता है 0.288। ठीक है, ये जो आपके पास आ गया ये आ गया 0.288, और इसका हमने साइन इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.288 निकालेंगे अगर आप, तो आपके पास 16.7 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा 16.7, मतलब तकरीबन 17 डिग्रीज। साइन इनवर्स निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ लिख सकते हैं। स्टेट हाउ डिस्टेंस डिफर्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्टेंस किसे कहते हैं? इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल लेंथ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position in a specific direction। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, in some parts of the journey the car is traveling at constant speed but is also accelerating। अगर speed constant है और फिर भी object accelerate कर रहा है तो कब हो सकता है ऐसा? हमें पता है acceleration is change in velocity per unit time। अगर speed constant भी है लेकिन direction change हो रही है तो object accelerate कर रहा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं due to change in direction the velocity changes and hence it is accelerating। चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। फिर उसने बोला है कि एट टाउन बी कार मेक्स एन इमरजेंसी स्टॉप थिंकिंग। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। जब आप सोच रहे होते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड करें, उस ड्यूरेशन में भी तो आप ड्राइव ही कर रहे होते हैं, डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन के डिस्टेंस को थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। द ब्रेक्स ऑन द कार वर्क बैडली, दिस इंक्रीजेस द ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टेट टू अदर फैक्टर्स दैट इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसके अलावा बताना है, अदर फैक्टर्स बोला उसने। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकता है ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम हो गई है तो बढ़ सकता है। ड्यू टू इंक्रीज
इन स्पीड बढ़ सकता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाता है। आप इंक्रीज इन मास भी कह सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है इनर्शिया कहते हैं ओपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। जितना ज़्यादा मास होता है ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 mv²। इसमें मास आपको गिवन है 1200 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड है 30 उसका स्क्वायर। तो आप करेंगे 0.5 मतलब हाफ इंटू 1200 इंटू 30 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ रहा है 540,000, जिसको हम लिख सकते हैं 5.4 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। यूनिट लिखना ज़रूरी है। ब्रेकिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द कार इज 1800 न्यूटन। कैलकुलेट दी डीसेलरेशन। तो बेटा फॉरवर्ड फोर्स तो हमें दी हुई नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डीसेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही होती है लेकिन नेगेटिव होती है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू एम ए में हमने ए को सब्जेक्ट बना लिया। ब्रेकिंग फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स, 1800 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मास है 1200। ठीक है, सो 1800 डिवाइडेड बाय 1200 इज द डीसेलरेशन। तो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की डीसेलरेशन आ रही है। एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग ब्रेकिंग। क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रेकिंग होगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड और हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका था टेस्ट। और आई होप कि इस वीडियो से आप जो आपकी गलतियां हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू।